बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 7 का जो नाम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट ये टॉपिक का नाम है। कॉमन आयन इफ़ेक्ट और कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या है, किस तरह है, क्या करता है, ये सारी बातें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमें आयन के बारे में मालूम होना चाहिए कि आयन क्या है। आयन चार्ज पार्टिकल को आयन कहते हैं। चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब, कोई एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कोई एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं। अगर ये जो इसका मतलब ये हुआ आयंस के कितने टाइप्स बन रहे हैं। आयंस के 2 टाइप्स बन रहे हैं। कौन से 2 टाइप्स है? एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज वाले को, और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज वाला है। जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कैटाइन और जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एनाइन। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम एनाइन कहते हैं। आमतौर पे जितने भी सॉल्ट है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बने हैं। इसमें पॉजिटिव आयन भी होता है, इसमें नेगेटिव आयन भी होता है, इसको सॉल्ट कहते हैं। फिर बात ये आती है कि सॉल्ट क्या चीज़ है। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, द न्यूट्रल कंपाउंड, आमतौर पे ये न्यूट्रल होता है। द न्यूट्रल कंपाउंड आमतौर पे न्यूट्रल होता है। कंपाउंड विच इज obtained by the reaction of acid and base, reaction of acid and base। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस से जब मिलता है, एसिड और बेस से मिलने के बाद जब ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जो कंपाउंड हमें मिल रहा है, उस कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। सॉल्ट के टाइप्स डिफरेंट हैं। एक कंप्लीटली सॉल्युबल है और दूसरा जो है किस्म वो पार्शली सॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है। एक कंप्लीटली सॉल्युबल है, एक जो है वो लेस सॉल्युबल है। तो हम यहाँ पे जो कॉमन आयन इफ़ेक्ट का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जो मोर सॉल्युबल है उसको लेना है और जो लेस सॉल्युबल है उसको लेना है। जब हम ये दोनों चीज़ें लेते हैं, इन दोनों चीज़ों के लेने की वजह से फिर हमें जो है ये हासिल हो जाता है कि कंप्लीटली सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है। तो ये एक तरफ मोर सॉल्युबल है, एक दूसरा जो है लेस सॉल्युबल है। अगर हम मोर सॉल्युबल सॉल्ट की तरफ जाते हैं, वो कैल्शियम क्लोराइड मोर सॉल्युबल होता है, और लेस सॉल्युबल की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट ये लेस सॉल्युबल होता है। इसी तरह अगर हम ढूंढते हैं कि मोर सॉल्युबल, तो पोटाशियम क्लोराइड मोर सॉल्युबल होता है,
और इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट जो है, पोटाशियम क्लोरेट जो है वो क्या है, वो जो है वो लेस सॉल्युबल है। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम इन एग्जाम्पल्स की मदद से चीज़ों को, टॉपिक को आगे ले जा सकते हैं। हमने क्या करना है, हम इसके अलावा और एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम ऐसा करते हैं, हम एक सॉल्ट लेते हैं, वो जो सॉल्ट है वो मोर सॉल्युबल है, तो ये जो सॉल्ट है इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो मोर सॉल्युबल है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो लेस सॉल्युबल है उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, तो ये दो किस्म के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है मैक्सिमम आयोनाइजेशन, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यानी जो सॉल्ट है वो मुकम्मल तौर पे टूट गया है, मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है, मुकम्मल तौर पे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जो वीक है वो इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड है, इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। जो सॉल्ट है, अब एक सॉल्ट है, ये क्या कर रहा है, ये जो सॉल्ट है हमने क्या किया, इस सॉल्ट को हम कोई भी सॉल्ट ले रहे हैं। अब जैसा कि हमने लिया है, मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे लेस सॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हैं, और ये लेस सॉल्युबल कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम जब आयोनाइज करते हैं तो ये थोड़ा आयोनाइज होता है, ये ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर ज़्यादा आयंस नहीं होते हैं। तो हम अगर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के शक्ल में लिखना चाहते हैं तो फिर हम ये इस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया है, ये हमें इक्विलिब्रियम मिल गया है। इस इक्विलिब्रियम की वजह से अब हम इसी में मोर सॉल्युबल सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। मोर सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। अब कैल्शियम क्लोराइड के ऐड करने की वजह से ये कैल्शियम आयन बन जाता है और ये क्लोराइड आयन बन जाता है, क्लोराइड आयन ये बन गया है। अब यहाँ जब ये दोनों चीज़ें अब आपस में रिएक्शन करते हैं, जब आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। यहाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला तो ये फिर कैल्शियम आयन बना और कार्बोनेट आयन बना है। इस तरह लिखने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या हो जाता है,
यहाँ पे ये जो आयन है, ये आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। इस आयन के, ये देखिए ये कॉमन आयन है, ये दोनों कॉमन आयन है। इस कॉमन आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से ये जो रिएक्शन है ये वापस पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पीछे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो सॉल्ट हल हो चुका है वो सॉल्ट हमें वापस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कानून के बुनियाद पे? ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमें ये बताया गया है कि एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के हालत में है। इक्विलिब्रियम के हालत में अगर हम किसी भी तरीके से इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है ये वापस अपनी पुरानी कंडीशन में चला जाता है। इसको कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर हम एक और सॉल्ट लेते हैं और उस सॉल्ट को पोटाशियम क्लोरेट, जो कि ये क्या है, ये लेस सॉल्युबल है। अब हम एक और सॉल्ट ले रहे हैं, वो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, उसमें पोटाशियम क्लोरेट है। ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है पोटाशियम क्लोराइड में, और पोटाशियम में कन्वर्ट हो रहा है और क्लोरेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये इस तरह इन दोनों चीज़ों में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक लिखेंगे। ये इसमें इस तरह कन्वर्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखना होगा? के सी लिखना होगा, के लिखना होगा, और इस तरह ClO4 लिखना होगा। फिर हम KClO4 हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये हमने KC की शक्ल में लिख लिया है। अब यहाँ दूसरा सॉल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं जो मोर सॉल्युबल है। मोर सॉल्युबल कौन सा सॉल्ट है? KC है। KC जब मोर सॉल्युबल हुआ, पोटाशियम आ गया और यहाँ पर क्लोराइड आ गया है। ये हमने इसमें डाल दिया, ये मोर सॉल्युबल हो गया। अब ये जो मोर सॉल्युबल है, ये जो मोर सॉल्युबल है, ये मोर सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है। अब हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं। किन दोनों को मिलाना चाहते हैं? पोटाशियम, इन दोनों को मिलाना चाहते हैं। पोटाशियम क्लोरेट है, पोटाशियम क्लोरेट है। ये जो पोटाशियम क्लोरेट है ये पोटाशियम में कन्वर्ट हो गया, क्लोरेट आयन में कन्वर्ट हो गया। साथ में हमने पोटाशियम क्लोराइड डाल दिया है। पोटाशियम क्लोराइड के डालने की वजह से अब ये देखिए, पहले हम मोर सॉल्युबल को लेंगे, ये कन्वर्ट हो गया है, ये किस में? पोटाशियम में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्लोराइड आयन में कन्वर्ट। पोटाशियम क्लोरेट लेते हैं, ये जो है ये पोटाशियम आयन आ जाएगा, क्लोरेट आयन इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आयन इफेक्ट है। तो ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है? वापस हमें पोटाशियम क्लोरेट प्रेसिपिटेट की शक्ल में मिल जाता है। तो ये हमें दोबारा किस शक्ल में मिल जाएगा? जो पोटाशियम क्लोरेट है, पोटाशियम जो क्लोरेट है ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में हमें मिल जाता है। ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, पोटाशियम क्लोरेट विल precipitate। अब कॉमन आयन इफेक्ट हमें क्या बताना चाह रहा है?
कॉमन आयन इफेक्ट ये बताना चाह रहा है, देखिए जो मोर सॉल्युबल है, कोई भी मोर सॉल्युबल है, हम एक सॉल्ट हमने लिया है, मोर सॉल्युबल सॉल्ट है, मोर सॉल्युबल सॉल्ट है, मोर सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, वो ग्रेटर है, सॉल्युबिलिटी ग्रेटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब ऐड कर रहे हैं किस में, मोर सॉल्युबल सॉल्ट में लेस सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, लेस सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं जिसमें विच कंटेन कॉमन आयन, विच कंटेन कॉमन आयन, जिसमें कॉमन आयन मौजूद हैं उसको हम ले रहे हैं। उसको लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको लेने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करने की वजह से जब हमने इसमें ऐड कर दिया विच कंटेन कॉमन आयन, तो फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ मोर सॉल्युबल सॉल्ट, जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है विल बी डिक्रीज्ड। उसके डिक्रीज होने की वजह से द salt will precipitate, salt will precipitate due to Le-Chatelier's principle, Chatelier's principle, because concentration will of similar ion will increase। अब अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, द प्यूरिफिकेशन मेथड in which the solubility of more soluble salt is suppressed, रोक दिया जाता है, suppressed by adding less soluble salt containing common ion to precipitate the more soluble salt is called common ion effect, अब ये सारी जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्या बता रही है, हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आपके पास जो है एक सलूशन है और उस सलूशन में आपने एक सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया है। आपने जब इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो सॉल्ट मुकम्मल तौर पे उसमें हल हो गया। जब वो सॉल्ट उसमें मुकम्मल तौर पे हल हो गया है, उसके मुकम्मल तौर पे हल होने की वजह से अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो सॉल्ट हल हो चुका है, इस हल शुदा सॉल्ट को आप कन्वर्ट करें इनसॉल्युबल में। इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने के बाद उसके प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके अलग करें।
इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, आपने जिस सॉल्ट को आपने सॉल्युबल बनाया है, जिसको डिज़ोल्व किया है, उस सॉल्ट का एक दूसरा सॉल्ट ढूंढना है। उस सॉल्ट में जो दूसरा सॉल्ट है उसमें और जो पहला सॉल्ट है, दोनों में कॉमन आयन होना चाहिए। लेकिन फ़र्क ये होना चाहिए, जो दूसरा सॉल्ट आप डाल रहे हैं वो फिर लेस सॉल्युबल होना चाहिए। जब आप मोर सॉल्युबल सॉल्ट में लेस सॉल्युबल सॉल्ट को ऐड करते हैं तो ऐड करने की वजह से कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब भी कोई सॉल्यूट पानी में जाता है, लिक्विड में जाता है, सॉल्वेंट में जाता है, तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये आयन में कन्वर्ट होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर ये जो आयन्स हैं ये मिलते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं, आयन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आयन्स वापस सॉल्यूट के पार्टिकल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अगर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तादाद में ज़्यादा है और वो ज़्यादा तादाद में हैं और आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन आयन के जो तादाद है वो आपस में मिल रहे हैं लेकिन कम तादाद में मिल के सॉल्यूट में डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो उस वक्त तक तो सॉल्यूट में ये डिज़ोल्व होते चले जाते हैं। जो ही इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम के पहुंचने के बाद फिर मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता। इसका मतलब यह है जितना सॉल्यूट हम डाल रहे हैं वो सॉल्यूट उतना ही आयन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही आयन्स वापस सॉल्यूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन बन गई है इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने किसका बनाना है? हमने उस सॉल्ट का बनाना है जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है, हमने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। जब हम उसका मोर सॉल्युबल सॉल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बनाने के बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हल हो चुका है, ये जो सॉल्यूट हल हो चुका है, ये सॉल्यूट हमें वापस मिल जाए, हमें वापस हासिल हो जाए। तो इस मकसद के लिए फिर हम एक और सॉल्ट ढूंढते हैं, लेकिन वो सॉल्ट क्या होना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे 100% जो सॉल्ट है वो मुकम्मल तौर पे आयन्स में तब्दील हो चुका है। 100% सॉल्यूट पार्टिकल्स आयन में तब्दील हो गया है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा क्योंकि उसमें आयन्स की मिकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयन की मिकदार की ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है। वो सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अगर हम वीक सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये जो वीक सॉल्यूट है, ये जो लेस सॉल्युबल सॉल्यूट है, ये जो लेस सॉल्युबल सॉल्यूट है, इसको फिर क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन्स ज़्यादा मिकदार में नहीं होते हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पे ये आयोनाइज नहीं हुआ है। जब ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं हुआ है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं होता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर बन जाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पुअर कंडक्टर बन जाता है। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब दोनों में एक बात कॉमन है। वो कॉमन वाली बात क्या है? इसमें जो आयन्स मौजूद हैं, जो कैटायन है वो कॉमन है या एनायन कॉमन है।
दोनों में से एक कॉमन होना चाहिए, या कैटाइन कॉमन है या एनाइन कॉमन है। इन दोनों में से जब एक चीज कॉमन होती है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के बुनियाद पे कंसंट्रेशन जो ही इंक्रीज हो जाती है किसी कैटाइन की या किसी एनाइन की, तो जो इक्विलिब्रियम में सिस्टम मौजूद है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे रुकती नहीं है, ये फौरन अपने आप को शिफ्ट करा देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, रेट ऑफ रिवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन में चले जाते हैं। जब ये रिवर्स रिएक्शन में चले जाते हैं तो फिर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह जब ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं हम फिर फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर लेने के बाद ये जब सारे प्रेसिपिटेट बन गए, बॉटम में बैठ गए, इसके बाद फिर हम इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम प्रेसिपिटेट्स को अलग कर लेते हैं और जो हमारा जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम अलग कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। इसका स्टार्ट हमने कहाँ से लिया? आयन से लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आयन कहते हैं। कितने टाइप से पॉजिटिव आयन है इसको कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन है इसको एनायन कहते हैं। सॉल्ट में क्या क्या होते हैं? सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। और सॉल्ट किसे कहते हैं? जो न्यूट्रल कंपाउंड है, ऐसा न्यूट्रल कंपाउंड जो कि एसिड बेस के रिएक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, इसको सॉल्ट कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अक्सर सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, अक्सर जो है सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। सॉल्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम मोर सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, दूसरे को हम लेस सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। मोर सॉल्युबल सॉल्ट में अक्सर देखें क्लोराइड्स होते हैं, इसलिए कोई भी सॉल्ट जिसमें अगर क्लोराइड मौजूद है उनमें से सिवाय एक दो क्लोराइड के बाकी जितने भी क्लोराइड है वो मोर सॉल्युबल है। इसी तरह लेस सॉल्युबल की तरफ आ जाते हैं तो लेस सॉल्युबल में अगर अल्कली मेटल्स के अलावा बाकी कार्बोनेट्स हैं, अल्कली मेटल्स आपको मालूम है जो ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब के सब अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स मोर सॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहलाता है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो कार्बोनेट है ये लेस सॉल्युबल है। इसी तरह जो क्लोरेट है इसको क्लोरेट कहते हैं, जो क्लोरेट है वो भी लेस सॉल्युबल है। क्लोराइड मोर सॉल्युबल है, क्लोरेट जो है वो लेस सॉल्युबल है। तो जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसमें 100% आयंस पाए जाते हैं। मुकम्मल तौर पे हमने जो सॉल्ट डाला है वो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसमें 100% आयंस नहीं होते हैं, और सॉल्ट जो है मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ होता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सॉल्ट जो मोर सॉल्युबल है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहा जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड है। सॉल्ट जो लेस सॉल्युबल है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड फॉर्म है। लेस सॉल्युबल सॉल्ट में हम जब कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन शो कर रहा होता है। अगर हम इसको केसी के शक्ल में लिखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो हम कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन, कार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट आयन की जो कंसंट्रेशन है हम वो कंसंट्रेशन लेते हैं और केसी के शक्ल में लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट डालना है, कैल्शियम कार्बोनेट को सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया फिर हमने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को
हमने किसी दूसरे बीकर में डाल देना है। दूसरे बीकर में डालने के बाद हमने इसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है, फिल्टर करने के बाद हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है उस फिल्ट्रेट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम मोर सॉल्युबल सॉल्ट डाल देते हैं जिसको कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन मौजूद है? कैल्शियम का कॉमन आयन मौजूद है। यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन मौजूद है? कैल्शियम का कॉमन आयन मौजूद है। तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ बना था, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब ये कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कॉमन आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे जो है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के बुनियाद पे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से जो सॉल्ट हल हो चुका है, जो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है, वो जो सॉल्ट है वो अब इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। इसको कहते हैं कि solubility, more soluble salt, the solubility of more soluble salt is suppressed। more soluble salt है, उसकी solubility को क्या किया गया है? कम कर दिया गया है, उसको सप्रेस कर दिया गया है। उसको सप्रेस कौन कर रहा है? उसको जो कॉमन आयन है वो इसको सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए ये देखिए, ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट है, मोर सॉल्युबल सॉल्ट है। अब इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, तो इसके डालने की वजह से ये जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। इसके सप्रेस होने की वजह से ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये वापस प्रेसिपिटेट्स के शक्ल में हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों मिलना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहे होते हैं। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। इस तरह हम कैल्शियम क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट्स के शक्ल में हमें मिले हैं, ये प्रेसिपिटेट्स हम दोबारा फिल्टर करके इसको अलग कर लेते हैं, फिल्ट्रेट्स को अलग कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल होगी। अब दूसरे एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम पोटाशियम क्लोरेट लेते हैं। इस पोटाशियम क्लोरेट को, पोटाशियम जब हम इसको पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पोटाशियम अलग हो गया है, क्लोराइड आयन अलग हो गया है। अब हम इसको केसी की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इनको हम कंसंट्रेशन की शक्ल में लिख देते हैं, इसको भी हम कंसंट्रेशन की शक्ल में लिख देते हैं। ये दोनों कंसंट्रेशन की शक्ल में लिख दिया। अब जो है ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है? पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम है और क्लोराइड है, ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट है। अब ये जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है, इस मोर सॉल्युबल सॉल्ट क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि इसमें 100% सॉल्ट आयोनाइज हो गया है। 100% सॉल्ट के आयोनाइज होने की वजह से ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके डालने की वजह से इनमें चूंकि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से ये जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है, ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट लेस सॉल्युबल सॉल्ट में यानी इनसॉल्युबल होके प्रेसिपिटेट बनके नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से ये पोटाशियम क्लोरेट को यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना के वापस इधर हम इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह के ऊपर वाले केस में कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट किया गया, इस वाले केस में कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रेसिपिटेट। मोर सॉल्युबल सॉल्ट में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है और उसमें अगर हम लेस सॉल्युबल सॉल्ट ऐड कर रहे हैं जिसमें कॉमन आयन पहले से मौजूद है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ मोर सॉल्युबल सॉल्ट विल बी डिक्रीज्ड। जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। द सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स बन के निकल जाएगा, क्योंकि ली चैटलियर
प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहा है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो किस बुनियाद पे कर रहा है? आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो गई है। आयंस की कंसंट्रेशन के ग्रेटर होने की वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। और कॉमन आयन इफेक्ट की अगर डेफिनेशन हम देखना चाहते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट की अब डेफिनेशन क्या बनी है, वो ये है कि ये एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। ये एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। इस प्यूरिफिकेशन मेथड से हम जो मोर सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको सप्रेस करवा रहे हैं, कम करवा रहे हैं। उसको सप्रेस करवा रहे हैं किस तरह? लेस सॉल्युबल सॉल्ट हम ऐड करते जा रहे हैं। इस तरह इनमें जो कॉमन आयन होता है उस कॉमन आयन के होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपने एक सॉल्ट ले लिया, आपने कोई भी सॉल्ट ले लिया है, कैल्शियम क्लोराइड आपने ले लिया है, आपने जो है कोई भी सॉल्ट ले लिया जो लीस्ट सॉल्युबल हो, ये आपने सोडियम क्लोराइड ही कर लो, आपने ले लिया, ये इसको आपने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद आपने इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने इसमें बना लिया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने इसमें बना लिया, ये बना लिया आपने, और इसके ऊपर आप एक फनल रख देते हो। ये आपने एक फनल रख दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक और सेटअप है। इस सेटअप में आपने क्या करना है? आपने HCl गैस बनाना है। अब HCl को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे HCl गैस बना देते हैं। HCl गैस के बनाने के बाद HCl गैस यहाँ पे बना दिया। अब ये इसको हम साथ साथ हीट भी दे रहे हैं। अब ये HCl गैस जो है वो यहाँ इस तरह निकल रहा है। ये क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हमने इस सेटअप को यहाँ पे इस तरह क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने के बाद ये जो HCl गैस है ये इधर आ रहा है। इधर आने के बाद यहाँ मिक्स हो गया है। इधर मिक्स होने की वजह से ये देखें, ये जो क्लोराइड आयन है, इस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई है। ये HCl यहाँ पे आ गया। इस HCl के आने की वजह से क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है। क्लोराइड की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इस प्रेसिपिटेट आउट होने की वजह से पूरा का जो फेनोमिना है, किस फेनोमिना के बुनियाद पे काम कर रहा है, क्यों प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट होने की वजह क्या है? वो वजह है इसकी कॉमन आयन इफेक्ट। और इसमें दो चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो ली चैटलियर प्रिंसिपल काम कर रहा है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसमें काम कर रहा है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactants and product, और इसको हम इक्वलिटी कर देते हैं। ये इस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया। इसी तरह फिर इसी ने ये भी कहा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो ये फिर इस नई कंडीशन में बन जाता है। ये फिर लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को देखना था। अल्लाह हाफिज़।